5 राज्यों के चुनावी दंगल के वोटों की गिनती सुबह से ही बदस्तूर जारी है। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल में लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि देर शाम तक भारतीय जनता पार्टी की धमाकेदार जीत हो जाएगी। बस सार्वजनिक घोषणा बाकी है। और वहीं तमिलनाडु में भी कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन हुआ है। पांडिचेरी, केरल, असम, ये तमाम जो राज्य हैं जहां पे कुछ महीने पूर्व विधानसभा का चुनाव हुआ था और किस प्रकार से कई ऐसे दल जो सत्ता में काबिज थे, जिनका वर्चस्व चलता था, आखिरकार सत्ता परिवर्तन हुआ। और बंगाल के जो नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं हैरानी वाले हैं। लगातार ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री थी, उनकी पार्टी टीएमसी की करारी हार होने वाली। आखिर इस पूरे विधानसभा चुनाव में जनता का क्या मूड रहा, हर एक राज्यों में किस प्रकार से कौन पार्टी सरकार बना रही है, इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष सर हैं। संतोष सर, जिस प्रकार से 5 राज्यों के वोटों की गिनती जो है वो सुबह से ही जारी है, देर शाम तक सारे नतीजे साफ हो जाएंगे, सार्वजनिक घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन 5 राज्यों में जो सबसे कड़ा मुकाबला रहा, लोगों की जो नजर रही वो पश्चिम बंगाल चुनाव पे। जिस प्रकार से बंगाल हम खुद गए, भ्रमण किए, ममता बनर्जी की पैठ है वहां पे, 15 सालों से उनका शासन है, लेकिन इस बार उनका साम्राज्य किला ढहने वाला है। और जिस प्रकार से आपको क्या लगता है कि आखिर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, किस प्रकार की दोनों की जोड़ी ने कमाल किया और बंगाल के नतीजे क्या कुछ आने वाले समय में देखने को मिलेगा। लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए आखिर कहां पिछड़ गई ममता बनर्जी? देखिए, सबसे बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए बंगाल से और आसाम से खुशखबरी है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बड़ी बहुमत की ओर बढ़ रही है और लगभग सरकार बनाने के करीब पहुंच चुके, उसका आंकड़ा पार कर चुकी है। लगभग 200 सीटें भारतीय जनता पार्टी बंगाल में आगे चल रही हैं, लगभग 194 सीटों पर अभी आगे है। उसी प्रकार आसाम में लगभग 100 सीट का मामला है, 100 सीटों पर आगे चल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बंगाल चुनाव जीतना बहुत बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से दिखा दिया कि हारी हुई बाजी कैसे जीती जाती है। चाहत थी बंगाल जीतना, भारतीय जनता पार्टी ने सपने से कम नहीं थी। हारी हुई बाजी कैसे जीती जाती है, यह एक चुनावी रणनीति कौशल जो होता है, जो चाणक्य नीति कहा जाता है, चुनावी रणनीति, और जो चुनाव जीतने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ अपनाया। पहले दिल्ली जीता, हरियाणा जीता, उसके बाद दिल्ली जीता। हरियाणा कोई कहता नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी हारेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जीत कर दिखा दिया। दिल्ली जीत कर दिखा दिया। बंगाल में भी लोग कहते थे कि ममता का किला अभेद है, ममता नहीं हारेगी। लोगों का जहाँ भी पूछिए ममता ममता लोग करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति काफ़ी अच्छी रही और भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में भी सफलता प्राप्त की। और वो भी एक मतलब थोड़ी बहुत नहीं, लगभग 200 सीटें जीत रही है भारतीय जनता पार्टी बंगाल में। और ममता बनर्जी 100 के सीटों में सिमट गई, 100 के अंदर ही जीत रही है चुनाव। आगे जो अभी बढ़त है, तो ये भारतीय जनता पार्टी, खासकर अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जो जोड़ी है, उसने अपना चुनावी रणनीति जो होती है उनकी, उन्होंने दिखाया कि कैसे चुनाव जीता जाता है। और ममता बनर्जी की वहाँ पराजय हुई, वहाँ तेजस्वी यादव भी गए थे, कांग्रेस पार्टी तो अलग चुनाव लड़ रही थी, लेकिन बहुत मतलब भाजपा के खिलाफ ये लोग भी रणनीति बना रहे थे, लेकिन भाजपा की जो रणनीति थी उसके आगे किसी की नहीं चली। और बंगाल जैसे गढ़ में जहाँ बोला जाता था कि ममता के अलावा कोई जीत ही नहीं सकता है, ममता मय है बंगाल, वहाँ भारतीय जनता पार्टी लगभग 200 सीटों पर चुनाव जीत रही है। और यह एक भाजपा की बड़ी जीत मानी जाएगी। बिहार, बंगाल जो बोला जाता है, बंगाल में भाजपा की शासन नहीं आएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ भी। लेकिन ममता बनर्जी का गढ़ बंगाल माना जाता है, लगातार 15 सालों से उनका साम्राज्य भी था। आपको ऐसा नहीं लगता है कि लगातार जो निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए थे, ममता बनर्जी कई दफे खुले मन से ये आरोप लगाया कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे हैं। तमाम भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाती है, उसी तरह के रणनीति को अपनाया गया। एक छोर पे ममता बनर्जी अकेले महिला थी और दूसरे छोर पे बीजेपी का पूरा आला कमान, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक। तो आपको ये लगता है कि ये निष्पक्ष जो नतीजे आए हैं वो हैं,
या कुछ और भी हथकंडा अपनाया गया जैसा ममता बनर्जी देखिए, आरोप लगाते रहती चुनाव थी? चुनाव में हार जीत होते रहती है, और जो हारता है वो चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाते ही रहते हैं। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाया था, जब ममता बनर्जी की जीत हुई थी, कि ममता बनर्जी के लोगों ने बूथ कब्जा कर लिया, लोगों को वोट नहीं डालने दिया। उसी प्रकार इस बार ममता बनर्जी के समर्थक भी आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इतना वोटरों का नाम काट दिया, जेन्युइन वोटरों का नाम काट दिया, लोगों को मार कर, केंद्र की फोर्स जो है वहाँ के लोगों को, आम लोगों को वोट नहीं डालने दिया, मार कर भगाया। जो ममता समर्थक थे उस क्षेत्रों में मार मार करके वोट नहीं डालने दिया। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलते रहता है। वो जो भी चुनाव हारते हैं वो तो आरोप लगाते ही हैं, और इसमें कहाँ तक सच्चाई है। चुनाव आयोग ने बिहार में भी यह मामला आया था कि भाई वोट काटे गए हैं, भारत सरकार गड़बड़ी आपको कर ऐसा रही लगता है। सर कि बंगाल चुनाव में जो चुनाव आयोग हो या जो एसआईआर करवाया गया, ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि उनके वोटर का नाम काटा गया, तो ये एसआईआर का फायदा बीजेपी को मिला? निश्चित तौर पर एसआईआर का फायदा मिला है बीजेपी को। मैंने बिहार चुनाव के समय भी कहा था और बंगाल चुनाव के समय भी मैंने कहा था कि देखिए, एसआईआर की प्रक्रिया है तो ठीक चुनाव के पहले क्यों बिहार में होती? जिस समय बिहार में हो रहा था उस समय बंगाल में भी उसी साथ समय करा लिया जाता, तो जिनके वोटर में नाम कटते वो नाम अपने जुड़वा लेते। चाहे अभी जिन राज्यों में चुनाव बचे हुए हैं पहले ही करा लिया जाए। ठीक चुनाव से 3 महीने पहले, 2 महीने पहले आप ये तो एक बड़ी एसआईआर, साजिश माना जाए। निश्चित तौर पर भाजपा की बड़ी निश्चित साजिश है। तौर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करने वाली ये बात होगी। लोकतंत्र पर संकट इससे गहराएगा कि भाई अगर हमको एसआईआर करना है, लोगों का नाम हटाना है, चुनाव के पहले चुनाव ही करवाया जा सकता मतलब था। वो तो पूरे देश में एक साथ किया जा सकता है ऐसा। लेकिन चुनाव के पहले ही जिन ठीक राज्यों में चुनाव जैसे बिहार में किया गया, फिर बंगाल में किया गया, इसी तरह से अगर और भी जहाँ भी किया और एक साथ 30,000 40,000 वोटर के नाम काट दिए जाएंगे तो यह गंभीर मसला है। मान लीजिए 40,000 वोटरों के नाम काटे जाते हैं तो ये तो लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। विधानसभा में 25 से 30 मतलब अगर एक भी व्यक्ति वोट नहीं दे पाता है तो ये चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाता है। हर व्यक्ति को अधिकार है वोट देने का, जो भारत का नागरिक है। अगर कोई मान लीजिए काटा गया, हर विधानसभा में 30 से 40,000 वोट काटा गया, अगर वो भारत के नागरिक नहीं है तो उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उन्हें जेल में डाला जाना चाहिए। उन्हें, अगर वो पाकिस्तानी है उन्हें पाकिस्तान भेजा जाना चाहिए, वो बांग्लादेशी है तो उन्हें बांग्लादेश भेजना जाना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग को इस तरह से लोगों का नाम एकाएक नहीं काटना चाहिए। माना जाए सर कि ये एसआईआर के बहाने एक बड़ा खेल खेला गया बंगाल चुनाव में। निश्चित तौर पर बंगाल, पश्चिम बिहार में भी तेजस्वी यादव आरोप लगाते रहे। कांग्रेस ने तो इसके लिए आंदोलन भी किया। बंगाल में भी ममता बनर्जी ने आंदोलन किया कि भाई चुनाव आयोग गड़बड़ी कर रहा है, केंद्र सरकार से मिलकर गड़बड़ी कर रहा है। ममता बनर्जी वो तो सुप्रीम कोर्ट तक गई, लेकिन कहीं से उन्हें न्याय नहीं मिला और वो आंदोलन अपना करती रही और परिणाम आज आपके सामने बंगाल है। चुनाव को लेके एक आखिरी सवाल है सर। बंगाल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू वर्सेज मुसलमान का जो खेल किया, इसका भी फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला और बंगाल चुनाव में भले ही अब ममता बनर्जी का किला ढहने वाला है, मजबूत विपक्ष हो सकती हैं, विपक्ष में बैठेंगी, सरकार से सवाल करेंगी, भारतीय जनता पार्टी को घेरेंगी, ये तो बात की बात है। तो आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभेंदु अधिकारी ने कहीं ना कहीं संजीवनी बूटी का काम किया? कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा ही है हिंदू मुस्लिम एजेंडा। हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, गौ सेवा की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं। आप देखते होंगे भारतीय जनता पार्टी का मूल एजेंडा ही है, तो क्यों नहीं वो अपने एजेंडा पर काम करेगी। मंदिर, राम मंदिर उनका एजेंडा है, द्वारका उनका एजेंडा है, मंदिर मस्जिद का उनका एजेंडा ही रहा है। वो हिंदू वोट को मोबिलाइज करना चाहते हैं, जिसमें उन्हें सफलता मिल रही है। चाहे बिहार हो, यूपी हो और अब बंगाल हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, सभी राज्यों में उनका एजेंडा ही हिंदू मुस्लिम है। बंगाल चुनाव में भले ही भारतीय जनता पार्टी ने धमाकेदार जीत हासिल की हो सर, लेकिन हम असम की बात करेंगे। असम में इसके पहले भी बीजेपी की सरकार थी, लेकिन असम से भी अच्छी खबर है और कहीं ना कहीं लगातार भारतीय जनता पार्टी की फिर से असम में जीत हुई है। जीत ही नहीं, प्रचंड जीत कहा जाएगा। असम में भारतीय जनता पार्टी लगभग 100 सीटें जीत रही है, 100 सीट जीतने जा रही है। तो ये बहुत बड़ी जीत है बंगाल में। बंगाल के बाद असम में भी भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत मानी जाएगी। ऐसे सरकार वहाँ थी। अभी क्या कुछ बढ़त बनाई हुई है सर? लगभग भारतीय जनता पार्टी लगभग
100 सीटों पर, 99 सीटों पर आगे चल रही है भारतीय जनता पार्टी। तो यह बहुत बड़ी, मतलब 2/3 बहुमत से आगे है भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे, और उनका सरकार बनना तय है। और बंगाल, असम के बारे में कहा जाता है कि बॉर्डर क्षेत्र का, नॉर्थ ईस्ट का एक भाजपा जहाँ की आंदोलन भी वहाँ पहले बहुत हुआ था, और भारतीय जनता पार्टी की वहाँ दोबारा सत्ता में वापसी बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति थी वो कामयाब रही, वहाँ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं काम किया, जो सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की बात। विपक्ष के तौर पे वहाँ पे विपक्ष, अब वहाँ देखा जाए असम में, अगर आप देखिएगा तो असम में विपक्षी दलों को बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली। असम में कांग्रेस को मात्र 23 सीटें मिली है, मात्र 23 सीट, 126 सीट है, जिसमें लगभग 100 सीट, 99 सीट पर मतलब भारतीय जनता पार्टी आ गया, कांग्रेस 23 सीट पर। कांग्रेस का हाल बुरा होते जा रहा है। निश्चित तौर पर देखिए, जहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी सभी दलों को जोड़ कर चल रही है, वो छोटे छोटे दलों को हर जगह जोड़ कर चल रही है और वो अपना जनाधार बढ़ा रही है, वहीं कांग्रेस सबको तोड़ कर चल रही है। जोड़ने में जहाँ भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटें घटा करके भी नेता पार्टियों को जोड़ती है, नेताओं को जोड़ती है, वहीं कांग्रेस पार्टी बहुत ज़्यादा जोड़ना नहीं चाहती है। आप उदाहरण ले लीजिए बिहार से ही, नीतीश कुमार ने भाजपा के खिलाफ ऑल इंडिया में एक माहौल बनाया था, एक इंडिया गठबंधन बनाया, और उसको भी कांग्रेस पार्टी ने नीतीश कुमार को किनारे कर दिया, जिसके कारण नीतीश कुमार फिर वापस भाजपा में चले गए। वहीं भाजपा, नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो, उत्तर प्रदेश में हो, बंगाल में हो, सब जगह जो नेताओं हैं, जो जिनका जनाधार है, उनको जोड़ने का काम करती है और इसका फायदा मिलता है। तो असम में तो बहुत ज़्यादा, बंगाल से भी ज़्यादा बढ़त असम में लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। कांग्रेस 23 सीटों पर सिमट गई है, AUDF 2 सीट और अन्य को 2 सीटें आई हैं। तो इसलिए असम में भी भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत हासिल हुई है। राज्य तमिलनाडु की बात कर ली जाए सर, तो तमिलनाडु में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। 2 साल पहले जो साउथ के एक्टर थे विजय, उन्होंने पार्टी का निर्माण किया और जिस प्रकार से रणनीति बनाई, सारा जो पार्टी का जिम्मा था वो प्रशांत किशोर को दे दिया गया। और देखिए कि जिस प्रकार से जो तमिलनाडु में जो मुख्यमंत्री थे स्टालिन, उनकी सत्ता को उखाड़ दिया, उनकी पार्टी तीसरे नंबर पे चली गई है सर। देखिए, वहाँ की जो बात है, तमिलनाडु की जो बात है, तो तमिलनाडु में हर साल राजनीति का कोई लंबा अनुभव भी नहीं था। वहाँ हर साल सत्ता परिवर्तन होता था। पिछले 30 वर्षों से रिकॉर्ड था कि ममता बनर्जी और करुणानिधि, तमिलनाडु की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे जयललिता थी और करुणानिधि थे। 5 साल करुणानिधि रहते थे, 5 साल जयललिता रहती थी। हर साल मतलब सत्ता परिवर्तन होता था, कोई तीसरा विकल्प वहाँ नहीं था। पहली बार वहाँ टीवी के, मतलब वो साउथ के सुपरस्टार जो विजय थे, उनका वहाँ बहुत ज़्यादा, रजनीकांत के बाद उन्हीं का क्रेज़ है वहाँ पे अभी। और वहाँ साउथ में हमेशा फिल्म स्टारों का क्रेज़ रहा है। जयललिता भी मतलब फिल्म स्टार की पार्टी से ही थी और वहाँ पे विजय का अपार जन समर्थन था। और इस बार वहाँ अभी विजय मतलब सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बनकर उभरे हैं। हालांकि अभी बहुमत के करीब नहीं पहुंचे हैं, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी के रूप में वो उभरे हैं। ये पहले से ही कहा जा रहा था। सफर से लेके मुख्यमंत्री तक का सफर, वहाँ साउथ में फिल्मी सफर से ही लोग आगे बढ़े हैं, मैक्सिमम लोग। तो रजनीकांत का एक क्रेज़ था, अभी विजय का क्रेज़ है। तो विजय जी ने बहुत अच्छी सफलता, लगभग 106 सीटों पर वो आगे चल रहे हैं। हालांकि सत्ता के लिए उन्हें 117 सीटों की ज़रूरत है अभी, और जीत के काफी नजदीक अभी और 12 सीटों की उनको ज़रूरत है सत्ता प्राप्त करने के लिए। और अन्ना द्रमुक वहाँ पे, मतलब आज जो सरकार थी जिनकी, वो अभी सेकंड पार्टी है, लगभग 59 सीटों पर हैं। और डीएमके जो है 58 सीटों पर है, जयललिता की पार्टी। अन्य को 10 सीटें हैं। तो अन्य पार्टियों को मिला करके, या डीएमके या द्रमुक, उसके साथ मतलब विजय की सरकार बनने जा रही है, टीवीके के पार्टी की सरकार। मुझे लगता है कि इस बार वहाँ तमिलनाडु में पहली बार जयललिता और करुणानिधि की पार्टी से हटकर विजय की पार्टी पहली बार सरकार बनाने जा रही है। केरलम राज्य की बात कर रहे हैं सर। केरलम में एक मतलब केरलम जो साउथ में आता है, केरलम में लगातार लेफ्ट का जनाधार रहता था, लेफ्ट का अपना वर्चस्व रुतबा था। केरल में क्या कुछ स्थिति है कांग्रेस की, लेफ्ट की? केरल की बात अगर आप करते हैं तो केरल में यूडीएफ की बहुमत है। 140 सीटों में यूडीएफ जो पार्टी है वहाँ की, वो 100 सीट जीत चुकी है। वहीं एलडीएफ जो है वो 36 सीटें जीती है।
और एनडीए मात्र 2 सीटों पर वहाँ सिमट गई है और अन्य को 2 सीटें आई है। मतलब केरल में बीजेपी नहीं है, वहाँ यूडीएफ वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी यूडीएफ की सत्ता है वहाँ पे केरल में यूडीएफ की सत्ता आ रही है और वहाँ पे बीजेपी नहीं है। और यूडीएफ इस बार पूर्ण बहुमत के साथ 140 में 100 सीटों पर, जिस प्रकार से असम में 126 में 100 सीटों पर भाजपा जीत रही है, उसी प्रकार से केरल में मतलब लगभग 140 सीटों में 100 सीटों पर अभी उन्हें सफलता मिली है। तो वहाँ उनकी सरकार बन रही है और वहाँ भाजपा और कांग्रेस दूर है। पांडिचेरी की क्या स्थिति? पांडुचेरी की अगर बात आप करते हैं, मतलब 30 सीटों पर वहाँ चुनाव हुए हैं, जिसमें एनडीए पांडुचेरी में लगभग बहुमत के करीब पहुँच गई है। मतलब एनडीए को 12 सीटों पर सफलता मिल गई है, 12 सीटें जीत चुकी है, 2 पर आगे है। पांडिचेरी में टोटल 30 विधानसभा सीटें हैं, उसमें से 14 पर एनडीए आगे है, कांग्रेस 2 पर है और अन्य 4 पर है। तो पांडुचेरी में भी एनडीए की सरकार, 5 राज्यों में 3 में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और 2 में एनडीए के विपरीत सरकार बन रही है। तो पांडुचेरी में भी एनडीए की सरकार बनने जा रही है, लगभग बहुमत के करीब पहुंच गए हैं, मिला जुलाकर वहाँ भी सरकार बनेगी। और तमिलनाडु की बात कीजिएगा तो तमिलनाडु में तो विजय का परचम लहराया है, स्टार फिल्म स्टार साउथ के विजय का परचम लहराया है और उनकी सरकार बनेगी। सीधे तौर पे बंगाल में जो बंगाल की जनता ममता बनर्जी को लगातार 3 टर्मों से मुख्यमंत्री बनाते आ रही थी, लेकिन इस बार बंगाल में ममता बनर्जी का सुपड़ा साफ हो गया और भारतीय जनता पार्टी की धमाकेदार जीत हुई, यानी कमल खिला। और वहीं तमिलनाडु की बात कर ली जाए तो तमिलनाडु में साउथ के सुपरस्टार विजय कुमार ने 2 साल पहले अपनी पार्टी बनाई थी और इस बार साउथ फिल्मों से लेके मुख्यमंत्री तक का सफर वो तय करेंगे। और वहीं पांडिचेरी में भी लगातार एनडीए जीत की ओर है और वहीं केरलम और तमाम जो राज्यों के नतीजे हम आपको बता रहे थे, यानी लगातार 5 राज्यों में जो नतीजे आ रहे हैं, लगातार वोटों की गिनती हो रही है, लगातार कौन दल किस राज्य में बढ़त बनाए हुए था उसकी बारीकी से आपको जानकारी दे रहे थे। यानी भारतीय जनता पार्टी के जो जीत का कारवा है वो बदस्तूर जारी है और भारतीय जनता पार्टी इस बार 3 राज्यों में अपनी सरकार बना सकती है।